हेलो एवरीवन, आई एम ममता। तो हम चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर या डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पढ़ रहे थे, और इसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब समझ लिया था और उन दोनों में अंतर भी समझ लिया था। ग्रोथ और डेवलपमेंट की कुछ कुछ स्टेजेस हमने, जो मेजर स्टेजेस होती है, जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो देख ली थी कि कितने साल में कौन सी अवस्था होती है। जैसे इन्फेंसी देख लिया, प्री नेटल देख लिया, इन्फेंसी देख लिया, और उसके बाद चाइल्डहुड देख लिया, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, वो सब कुछ देख लिया था कि कब शैशवावस्था आती है, कब किशोरावस्था आती है, कब बाल्यावस्था आती है और कब वयस्क अवस्था आती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम समझ चुके थे। और आज का हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम डेवलपमेंट में आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, विकास में जो आगे पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के कितने पक्ष होते हैं, कितने पहलू होते हैं, विकास के कितने पक्ष या फिर कितने पहलू हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा कुछ कैटेगरीज में, कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है, कुछ वर्गों में बांटा गया है एस्पेक्ट्स को, इन पहलुओं को, इन पक्षों को। ठीक है, तो विकास के जो पक्ष हो सकते हैं, वो पहला जो हो सकता है हमारा, वो हो सकता है, पहले सबको एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसमें कुछ हो सकते हैं, एक हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला तो क्या हो सकता है, एक पक्ष फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हो सकता है मोटर डेवलपमेंट, मोटर विकास जो होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, मोटर के अलावा हो सकता है इमोशनल। ठीक है, उसका भावात्मक विकास कैसे हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मॉरल डेवलपमेंट हो सकता है, उसका नैतिक विकास कैसे हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, मॉरल के अलावा सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और हो सकता है, और वो होता है क्या, कॉग्निटिव, या जो उसका वो बौद्धिक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो एस्पेक्ट्स कितने हो सकते हैं, कितने पहलू हो सकते हैं विकास के, कितने एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। फिजिकल हो सकता है, कॉग्निटिव, मोटर, इमोशनल, मॉरल और सोशल। फिजिकल मतलब जो शारीरिक विकास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कॉग्निटिव मतलब जो उसका बौद्धिक विकास है वो कैसे है, मोटर विकास कैसे हो रहा है, भावनात्मक विकास कैसे हो रहा है, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में, यानी कि विकास के पहलू में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यहाँ से हम आज समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या है और ये सब में किस तरह से विकास होता है और बच्चा किस तरह से डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं किससे, फिजिकल डेवलपमेंट में। सबसे पहले से शुरुआत करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट से, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, कॉग्निटिव। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिकल, या फिर जिसको हम शारीरिक विकास भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिकल डेवलपमेंट, इससे शुरुआत करते हैं यार। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है वही साइज में बदलाव होना, साइज का जो विकसित होना, साइज, हाइट, या जो वेट होता है, वजन का प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जितने हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनका प्रोपोर्शंस क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी की हाइट 5 फीट है, 4 फीट है, तो उसके हाथ जो है कि वो 6 फीट के हो जाएंगे। तो वो जो बॉडी पार्ट्स का जो प्रोपोर्शंस है वो किस में आ जाते हैं, हमारे किस में आ जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक विकास में आ जाते हैं। तो इसमें साइज में बदलाव हो सकता है, उसमें बढ़ना हो सकता है, हाइट में बढ़ना हो सकता है, लंबाई में, वजन का बढ़ना हो सकता है, और बॉडी पार्ट्स का, जैसे कि हाथ पैरों की लंबाई कितनी रहेगी, अगर बच्चे की लंबाई इतनी है, लर्नर की लंबाई इतनी है, या उसका वजन इतना है, तो ये इस हिसाब से आएगा, क्या आ जाएगा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट। और एक तरह से मान सकते हैं कि जब फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ये सारे के सारे जो विकास हैं, ये सारे के सारे विकास के जो पहलू हैं, वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं या फिर इंटरलिंक्ड हैं। अब किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कि जब तक फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक बच्चे की जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो नहीं आएगी, तब तक आप उसको कॉग्निटिव लेवल पे इतना कुछ खतरनाक नहीं पढ़ा सकते, इतना कुछ खतरनाक समझने के लिए नहीं दे सकते, इतनी कोई अलग रीजनिंग नहीं दे सकते हैं। वैसे ही फिजिकल डेवलपमेंट का मोटर डेवलपमेंट से भी है, उसी तरह का संबंध है, क्योंकि जब फिजिकल डेवलपमेंट, जब बच्चा चलना ही नहीं सीखेगा,
सीखेगा तो मोटर डेवलपमेंट में वो फिर दौड़ना कैसे सीखेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने मसल्स पे इस तरह से कैसे कंट्रोल कर पाएगा। या फिर जब वो अभी छोटा बच्चा है तो आप उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसको फिर उसी तरह से ले सकते हो, बड़ों की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, उनकी तरह इमोशंस शो नहीं करेगा। नैतिक विकास का भी फिजिकल डेवलपमेंट से उतना ही लेना देना है। यानी कि ये सब आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब फिजिकल डेवलपमेंट उसका प्रॉपर हो पाएगा तो कॉग्निटिव भी उसके हिसाब से होगा, मॉरल, इमोशनल, मोटर और सोशल, ये सारे के सारे डेवलपमेंट, सारे के सारे विकास के पहलू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो पहला तो हमने क्या देख लिया, फिजिकल डेवलपमेंट, इतना समझ में आ गया होगा फिजिकल डेवलपमेंट का। इसके बाद अब दूसरा देखते हैं और कौन सा डेवलपमेंट है। दूसरा देख लेते हैं मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि मोटर विकास। अभी समझते हैं इसको, इसका क्या मतलब होता है और इसके अंदर कौन सा विकास आ जाता है, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट यानी कि मोटर जो विकास होता है। अब मोटर का मतलब क्या है, जो उसका जो कंट्रोल है, जो नियंत्रण है, कंट्रोल एंड जो नियंत्रण है, और उसके साथ साथ ही क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड मसल्स, ठीक है। यानी कि उसका जो नियंत्रण है या फिर उसका जो समन्वय है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑन नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड मसल्स, यानी कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, उसका दिमाग में क्या चल रहा है, उसके तंत्रिका तंत्र ने क्या महसूस किया है, उस हिसाब से उसकी मांसपेशियां या उसकी मसल्स क्या करेंगी, उस हिसाब से काम करेंगी। तो वो नियंत्रण किसके पास होगा या फिर वो नियंत्रण किसके अंडर आएगा, मोटर डेवलपमेंट के अंदर आएगा। कि उसका जो कंट्रोल है या फिर जो कोऑर्डिनेशन है वो किस चीज़ों पर, तंत्रिका तंत्र पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मसल्स पर यानी कि मांसपेशियों पर, वो किस तरह से उसका नियंत्रण होगा, वो उनके बीच कैसे समन्वय बिठाएगा, उस तरह वो किसके अंदर आ जाता है, मोटर डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो उसका नियंत्रण भी होगा और उन तीनों के बीच में, इन सबके बीच में क्या होगा, जो तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन है, माइंड है, मस्तिष्क है या फिर मसल्स है, उनके बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन रहेगा, किस तरह से समन्वय रहेगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, जैसे एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन। जो साइंस वाले बच्चे होंगे या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत कभी ध्यान दिया होगा, साइंस में एक टॉपिक आता है हमारे पास, रिफ्लेक्स एक्शन। जब हम नर्वस सिस्टम या फिर कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, मोटर डेवलपमेंट का किस तरह से, मोटर जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रहा है बच्चे का या लर्नर का या किसी इंडिविजुअल का। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सपोज करो कोई चाइल्ड है या कोई लर्नर है, ठीक है, अभी बच्चा है, जब भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोल सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, जिसको बोल सकते हैं, यानी कि किसी क्रिया के अनुरूप आपने क्या रिएक्शन दिया तो वो क्या आ जाता है, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के अंडर आ जाता है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसमें हमने एग्जांपल लिया है रिफ्लेक्स एक्शन का। इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सपोज करो जो बच्चा है या जो लर्नर है जो अभी सीख रहा है, उसका हाथ या पैर किसी गर्म बर्तन पर पड़ता है, ठीक है, कोई बर्तन है, कोई हॉट पॉट हो सकता है किसी चीज़ पे, या फिर जो भी बर्तन है वो क्या है, गर्म है, उस पर जब उसका हाथ या पैर पड़ता है तो उसके मस्तिष्क में या फिर उसके ब्रेन से एक संदेश आता है, एक मैसेज आता है, और संदेश किस फॉर्म में आता है, नर्व्स के फॉर्म में आता है, ठीक है, नर्व इम्पल्सिस के फॉर्म में आता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है तो इसलिए हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि वो मैसेज कैसे आ रहा है, कैसे पहुंच रहा है, वो क्या प्रोसेस है, उसमें क्या फिनोमेना आता है, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। तो उसके ब्रेन ने या उसके मस्तिष्क ने क्या किया कि एक मैसेज भेजा, एक संदेश भेजा, किसके पास, नर्वस सिस्टम के पास। यानी कि क्या हो रहा है, अब उसके नर्वस सिस्टम ने क्योंकि क्या फील किया, उस बच्चे ने क्या महसूस किया, उसने अनुभव किया कि उसका हाथ जल रहा है या पैर जल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो उसको जब दर्द का एहसास होता है तो अचानक से क्या कर लेता है, अपने हाथ या पैर वहां से विड्रॉ कर लेता है, यानी कि हटा लेता है अपने हाथ या पैर।
तो उसको क्या एहसास हुआ कि उसको दर्द हुआ, कि उस गर्म बर्तन पर पड़ने से उसको दर्द हुआ, उसने दर्द का एहसास किया और ये क्या हो गया, यानी कि उसका नियंत्रण हो गया, एक तरह से उसका कंट्रोल हो गया, उसका कोऑर्डिनेशन हो गया नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बीच, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मांसपेशियों, नर्वस सिस्टम ब्रेन और मसल्स के बीच में। तो क्या हो गया, उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ। अगर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो वो अपना हाथ या पैर नहीं हटाता, क्योंकि फिर उसको दर्द का एहसास नहीं होता या फिर उसको नहीं समझ में आता कि क्या करना है। लेकिन उन तीनों के बीच में, उन सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ, नियंत्रण हुआ, उसका कंट्रोल आया, उसका कोऑर्डिनेशन आया और उसने एकदम क्या कर लिया, अपना हाथ या पैर हटा लिया। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ सकते हैं मोटर डेवलपमेंट के। तो ये आ गया हमारा मोटर डेवलपमेंट में। अब आगे देख लेते हैं और जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं, जितने भी डेवलपमेंट के पहलू हैं उसको देख लेते हैं। ये तो था मोटर डेवलपमेंट, इससे पहले हम फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं, उसको डिस्कस कर चुके हैं। मोटर डेवलपमेंट भी डिस्कस कर लिया है और उसको उदाहरण के जरिए भी हमने समझ लिया है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जो डेवलपमेंट का पहलू आता है वो आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावात्मक या भावनात्मक विकास, कि भावों का विकास किस तरह से हो रहा है, उसके संवेगों का विकास किस तरह से हो रहा है, तो वो आ जाता है किसके अंदर, भावनात्मक विकास या भावात्मक विकास के अंदर या फिर इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। अब इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर जैसे जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी इमोशंस होंगे, इमोशंस, उनका एमर्जेंस कैसे होगा। एमर्जेंस का मतलब है कि बाहर निकलना, यानी कि बहिर्गमन, यानी कि एक तरह से उन इमोशंस का बाहर निकला। हमारे अंदर के जितने इमोशंस हैं, जितने भाव हैं, वो किस तरह से बाहर निकल रहे हैं। वो इमोशंस कोई भी हो सकते हैं, चाहे लव हो सकते हैं, फियर हो सकता है, एंगर, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, यानी कि कोई भी क्या हो सकता है, इमोशन हो सकता है या कोई भी भाव हो सकता है, कोई भी संवेग हो सकता है। वो चाहे लव हो सकता है, फियर, एंगर, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, यानी कि इन इमोशंस को, इन भावों को किस तरह से बाहर निकालना है और किस तरह से इस तरीके से बाहर निकालना है कि वो क्या हो सके, सोशली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो सोसाइटी है वो उसको क्या करे, स्वीकार सके। अब ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आ गया तो आपने तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर दी या कुछ कर दिया, जो आप बचपन में करते थे वही आप बड़े होके भी करेंगे। बचपन में आपने घर पे कुछ चीज़ें तोड़ दी, कुछ और कर दिया। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके अंदर का वो इमोशन का जो बाहर निकलने का तरीका है, जो इमर्जेंस है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। तो क्लास में किसी ने उसका कुछ कर दिया तो उसने उसका भी तोड़-फोड़ कर दिया। या फिर जब वो बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, एडोलेसेंस हो गया, उस टाइम पे भी वो क्या कर रहा है कि अगर कोई उसके साथ, किसी के साथ वो गुस्सा है या उसके मन की नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कर रहा है कि उन लोगों के घर में जाके तोड़-फोड़ कर रहा है, या फिर जहाँ पे जाके वो जैसे अपने इमोशंस शो करता था, वो जो इमोशंस बाहर निकलते थे वैसी चीज़ें करने जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट के अंडर, यानी कि वो ये सीखेगा कि जो इमोशंस है, जो हमारे भाव है, उनको किस तरह से बाहर निकालना है। ठीक है, किस तरह से बाहर निकालना है और वो इस तरह से बाहर निकलना चाहिए कि सामाजिक तौर पे उनको क्या स्वीकारा जा सके या वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। वो इमोशंस लव हो सकता है, फियर, एंगर, जॉय, सॉरो, हैप्पीनेस, कुछ भी हो सकता है कि जो भी इमोशन है वो उसको दुख दिखाना है तो दुख को किस तरह से ऐसे दिखाए कि जो कि क्या सामाजिक तौर पर जिसको स्वीकारा जा सके। अगर वो खुश है तो कैसे खुश है तो उसको कैसे बाहर निकलना चाहिए उस इमोशन को। जॉय है, उसको एंगर है तो वो इमोशन या फिर वो भाव किस तरह से बाहर निकले। तो ये आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैंने बताया, हो सकता है जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर जब वो अपने घर पे होते हैं, छोटे होते हैं, जब वो उनको गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं, ज़मीन पे लेट के हाथ पैर हिलाने लगते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, एडोलेसेंस एज में आ जाएगा या अडल्टहुड में आ जाएगा, तब भी वो सेम नहीं करेगा कि गुस्से के लिए वो फिर से ज़मीन पे जाके रोने लगेगा, या 15 साल 20 साल में भी यही चीज़ नहीं करेगा कि वो ज़मीन पे जाकर लेट के रोने लगेगा और फिर अपने मन की मनवाने लगेगा। तो उसने क्या सीख लिया है, उसका क्या डेवलपमेंट हो चुका है, इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। उसने सीख लिया है कि अपने भावों को किस तरह से बाहर निकालना है और वो समाज में किस तरह से उनको स्वीकारा जा सकता है। समाज में इस तरह के कौन से तरीके हैं जिससे कि अपने भावों को, जो भाव निकाल रहा है बाहर, जब वो भाव को दिखा रहा है, उनको एक्सप्रेस कर रहा है, तो सोशली क्या हो, वो एक्सेप्टेबल हो। तो ये आता है मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। इसके बाद आगे भी देख लेते हैं। हमने अभी तक हम फिजिकल पढ़ चुके हैं, मोटर, इमोशनल पढ़ चुके हैं। अब आता है हमारा मॉरल डेवलपमेंट।
फोर्थ वन इज मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास जो होता है। अब नैतिक विकास कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट या सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, वो क्या सीखता है, जो लर्नर है वो क्या सीखता है, राइट या रॉन्ग। राइट या रॉन्ग का मतलब है वो ये सीखता है समाज से जो उसको मूल्य मिलते हैं, जो वैल्यूज मिलती हैं, उससे वो लर्नर वो अधिगम करता है, या वो सीखने वाला ये सीखता है, वो क्या सीखता है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ गुड है और कौन सी चीज़ बैड है। तो जो मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है उसका, वो किसके थ्रू हो रहा है, सोसाइटी के थ्रू हो रहा है, किसी समाज के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से सामाजिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चा सीखता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। हो सकता है यहाँ पे वो चीज़ें सीखे जब उसको अगर अपने आसपास सोसाइटी में ऐसी चीज़ें देखने को मिले। ऑनेस्टी सीख सकता है, यानी कि वो जो ईमानदारी है उसकी भावना रख सकता है, ईमानदारी की भावना रख सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें वो सीख सकता है। ठीक है, राइटियसनेस यानी कि जो सही है उसी को बढ़ावा मिलना चाहिए, ऐसी चीज़ें। कंपैशन जो दया की भावना है, तो ये सब कुछ किसके अंदर आ जाता है, हमारा मॉरल डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि वो अगर इन चीज़ों को, इन वैल्यूज़ को अगर वो अपनी सोसाइटी में देखता है तो वहां से वो क्या कर लेगा, इन वैल्यूज को क्या कर लेगा, अपने अंदर एक्वायर कर लेगा, इन वैल्यूज को अपने अंदर ढाल लेगा और अपने अंदर इनको लेके आ जाएगा। तो जो ये वैल्यूज हैं, जो ये मूल्य है, चाहे वो ईमानदारी हो सकती है, सच्चाई हो सकती है, किसी चीज़ को ट्रूथफुलनेस हो सकती है कि मैं हमेशा सच ही बोलूँगा, कंपैशन हो सकता है जो दया की भावना होती है। तो ये सारे के सारे वैल्यूज को किसके जरिए ग्रहण करता है, सोसाइटी के जरिए, समाज के जरिए ग्रहण करता है और इससे डिसीजन लेता है कि क्या चीज़ राइट है और क्या चीज़ रॉन्ग है। तो ये आ जाता है मॉरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास के अंदर। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट भी देख लिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट पर। तो अभी तक मैंने जो बताया मॉरल डेवलपमेंट की, जब हम बात कर रहे थे तो मॉरल डेवलपमेंट में मैंने बताया था जो मॉरल डेवलपमेंट है वो सोशल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि बच्चा अपने समाज से क्या कुछ सीखता है, उसको कैसे मूल्य मिल रहे हैं, उसको कैसी वैल्यूज़ मिल रही हैं, वहाँ से वो सब कुछ कहाँ से ग्रहण करेगा, सोसाइटी यानी कि सोशल डेवलपमेंट के थ्रू उसका क्या हो जाएगा, मॉरल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। अब सोशल डेवलपमेंट में वो क्या सीखता है कि एक ऐसा सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर बने, या समाज का एक ऐसा मेंबर बने, सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर बने जहाँ के वो समाज में या फिर उस सोसाइटी में क्या कर सके, कुछ ना कुछ योगदान दे सके, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि जो उसके समाज का जो विकास है उसके साथ साथ उसके समाज का भी क्या हो, विकास हो। ठीक है, उसकी सोसाइटी का भी विकास हो। तो सोशल डेवलपमेंट में वो ये सारी चीज़ें सीखता है। बाकी वो जो मॉरल जो वैल्यूज़ हैं अपनी, वो भी कहाँ से लेके आता है, अपनी सोसाइटी यानी कि सोशल डेवलपमेंट के थ्रू लेके आता है। सोसाइटी का एक ऐसा मेंबर बने कि जहाँ वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए खुद के साथ साथ। तो ये किस में आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट में। जहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है जो अभी मॉरल डेवलपमेंट में बात हो रही थी, सोशली एक्सेप्टेबल वेज, यानी कि जो तौर तरीके हैं सोसाइटी के, जो जिस तरह के समाज में वो, जिस भी तरह के समाज में वो रह रहा है, वहाँ पे किस तरह के तौर तरीकों को स्वीकारा जाता है, किस तरह के तौर तरीकों को अच्छा माना जाता है या फिर सही कहा जाता है। तो ये सारा भी वो कहाँ सीखेगा, सोशल डेवलपमेंट। या फिर सोशल और मॉरल डेवलपमेंट क्या है, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गई सोशल डेवलपमेंट की बात। अब आ जाते हैं लास्ट वन पे जो है आज का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बौद्धिक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। आज का लास्ट वाला है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास जिसको बोला जाता है हिंदी में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, बौद्धिक विकास से समझ में आ रहा होगा, या फिर थोड़ा सा जिन्होंने पहले पढ़ा होगा कुछ समझ में आ रहा होगा। कॉग्निशन का मतलब होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे सोचते हैं, किसी परिस्थिति को कैसे सोचते हैं। थिंकिंग हो सकती है, परसीविंग यानी कि किसी परिस्थिति को किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह के नज़रिए से देखते हैं, वो आ जाएगा यहाँ पे। रीजनिंग आ जाएगा, क्रिएटिविटी या सृजनशीलता जिसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। ठीक है, क्रिएटिविटी या सृजन
शीलता जिसको बोलते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट या बौद्धिक विकास में आ सकता है कि हम कैसे सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट कैसे बताते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ये भी कहाँ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ये भी कहाँ आ जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। रीजनिंग क्या है, किस तरह के रीजनिंग हम लगाते हैं, हमारी जो क्रिएटिविटी है वो किस तरह से, हम किस तरह से किसी काम को सृजनात्मक तरीके से कर सकते हैं, तो वो किस में आ जाता है, हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में आ जाता है। तो आज हमने पढ़ लिया फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर, इमोशनल, मॉरल, सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये तो सारे क्या थे, विकास के पहलू थे, विकास के पक्ष थे जो हमने पढ़े हैं आज एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। तो इतना समझ में आ गया होगा, आगे आने वाली क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।